हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक जे विद अस माय डियर। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड। ठीक है। मेरे पास मोर देन प्लस 6 years का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। इसके अलावा मेरी IIT जैम रैंक 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लें और हमसे कनेक्ट हो जाएं। अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि इस ऐप को डाउनलोड करें और कनेक्ट हो जाएं। माय डियर, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको हमसे कनेक्ट होके, क्या फायदे मिलेंगे अगर आप हमसे कनेक्ट होते हो। तो देखो, हमसे कनेक्ट होने से बहुत सारे फायदे हैं। मैं कुछ फायदे बस आपको बता रहा हूँ उन बहुत सारे फायदों में से। ठीक है। सबसे पहला फायदा है यार, डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने का मौका देती है, जहां पे आप अपने बिंदास होके जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं आप पूछते हो। इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग करवाते हैं। पोलिंग के दौरान माय डियर हमको ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया है, कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है। ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने सही किया है उन्होंने सवाल को कितने मिनट में या कितने सेकंड्स में खत्म किया है, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है अपने एग्जाम फील्ड में। ठीक है। नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। देखो, नॉर्मली आप हमेशा सिर्फ पढ़ाई करते रहते हो। आपने ये चैप्टर भी पढ़ लिया, ये चैप्टर भी पढ़ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट इज यार कि आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, आपने पढ़ा सही है या गलत पढ़ा है, कौन कौन सी टाइप की आप मिस्टेक कर रहे हो, इसका एनालिसिस कौन करेगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। इसका एनालिसिस कौन करेगा, तो इसका एनालिसिस करने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका होता है, वो होता है मॉक टेस्ट एंड क्विज देना। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मॉक टेस्ट एंड क्विज देने का मौका देती है कि आप कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट एंड क्विज दे सकें। ठीक है। इससे आपकी परफॉर्मेंस और अपग्रेड होगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। ठीक है। इसके अलावा माय डियर, नेक्स्ट इज यार स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी का जितना भी प्लान है A to Z, वो कंप्लीटली अपने आप में स्ट्रक्चर्ड प्लान है। स्ट्रक्चर्ड प्लान होने का बेसिक सा सिंपल सा मतलब ये है कि यार जैसे आप क्लास में जाते हो तो आपको DPP मिलती है, आप उस DPP को सॉल्व करते हो, फिर डाउट होते हैं, फिर उसका डिस्कशन होता है। ठीक है। इसके अलावा आप फिर और DPP कनेक्ट करते हो, फिर आपका माइनर टेस्ट होगा, फिर आपका मेजर टेस्ट होगा, तो बहुत सारे एनालिसिस आपके एक साथ होते हैं। ठीक है। इससे आप क्या करोगे, अपने एग्जाम में बेस्ट दे पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जब रेगुलर बेसिस पे आप टेस्ट देते रहोगे, लाइव क्लास अटेम्प्ट करते रहोगे, हमारे प्लान के साथ वर्क करोगे, जो हमारा शेड्यूल है उस पर काम करोगे, तो एग्जाम में ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नया देने जा रहे हो, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे अपने माइंड को इतना सेटअप बिठा चुके होगे कि हाँ यार मॉक टेस्ट ही है हमारे लिए वो अपने आप में एक। ठीक है। नेक्स्ट इज यार अनलिमिटेड एक्सेस। इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, मतलब फायदे नहीं, बहुत सारे फायदे। सबसे पहला फायदा ये है कि यार इनकेस अगर आप हमसे हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो किसी रीजन से, तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। इसके अलावा माय डियर, आप सब्सक्रिप्शन एक का लेते हो और हमारी अनअकैडमी में n नंबर ऑफ फैकल्टीज पढ़ाते हैं, और सारे फैकल्टीज अपने आप में टॉप क्लास के फैकल्टीज हैं। ठीक है। तो आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे कि आपको मन कर रहा है केमिस्ट्री 10 से पढ़नी है, आप 10 से पढ़ो। आपको मन कर रहा है फिजिक्स आप 20 से पढ़नी है, 20 से पढ़ो। इट्स अप टू यू यार, ये तुम्हारे ऊपर है। आप किस बैच में जाना चाहते हो आप डिसीजन लो, किस टाइम पे पढ़ना चाहते हो आप डिसीजन लो, किस टीचर से पढ़ना चाहते हो आप लो, सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है। इसका बहुत बड़ा फायदा है अनलिमिटेड एक्सेस का। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, हाँ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही एफोर्डेबल फी पे करना पड़ता है। मैं इकोनॉमिकल और एफोर्डेबल फी क्यों बोल रहा हूँ माय डियर, क्योंकि इंडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, अगर मैं उनको देखता हूँ तो वो करीबन करीबन साल का 1.25 से 1.5 लाख ले देते हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी। ठीक है। वहीं पे हम आपसे ओनली एंड ओनली सिर्फ 30K की डिमांड करते हैं, दैट इज 30,000 डिमांड करते हैं।
इसके अलावा भी अगर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, और वो मेरे कोड के यूज करने पर मिलेगा। दैट इज माई कोड इज धीरेन, दैट इज DHIREN। जैसे ही आप इस कोड को आप बच्चे डालोगे, आपको तुरंत आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस डिस्काउंट के बाद जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 27K। दैट मीन्स 27,000 में माय डियर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है। इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इसके अलावा आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। तो सारी चीजें आपके बेनिफिट में है, आपके फायदे में है, ठीक। इसके अलावा माय डियर, इन केस अगर आप अभी क्लास 11th में हो या आपका ड्रॉप आउट करने का प्लान है, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाले प्लान को लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 12 मंथ 24 में? तो आप देखो जरा डिफरेंस गैप। आप देखो यहाँ पे है 27,000, यहाँ पे है 32,400। अब माय डियर, इसका अगर मैं गैप निकालूं तो ये आ रहा है 5,400। मतलब आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया? 5,400। लेकिन ये जो जर्नी जो 12 महीने की थी, वो जर्नी कितने महीने की हो जाएगी? 24 मंथ की हो जाएगी। तो डबल जर्नी होगी, आपको ज्यादा हमारे साथ कनेक्टिविटी मिलेगी, ज्यादा मॉक टेस्ट, ज्यादा क्विज, ज्यादा क्लास अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में आप हमारे साथ रहोगे। सारे फायदे हैं अगर आप हमसे 12 मंथ की जगह 24 मंथ के कनेक्ट होते हो तो। इसके अलावा माय डियर, मैं आपसे ये कहूंगा कि इनकेस अगर आपको लगता है कि इस 32400 अमाउंट को आप एक साथ नहीं पे करना चाहते हो, तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। आप आसान किस्तों में भी पे करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है माय डियर। मैं आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों नहीं कह रहा हूँ, तो बहुत प्रैक्टिकल बात है यार। पूरी अगर मैं PCM को मिला दूं तो हमारे पास 90+ चैप्टर्स हैं। अब 90+ चैप्टर आपके पास हैं, उस 90+ चैप्टर को क्या रियलिटी में तुम 6 मंथ और 3 मंथ में खत्म कर पाओगे? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एग्जैक्टली 100% अपने परफेक्शन के साथ सारे मॉक टेस्ट, सारे क्विज के साथ खत्म कर सको। हर चीज का स्ट्रक्चर होता है, हर चीज का टाइम होता है, और उसमें ही खत्म करना चाहिए हमें, ठीक है। इसलिए आप 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ लेने से आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपका ही लॉस है उसमें, ठीक है। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए, हमसे कनेक्ट होने के लिए फटाफट से इस प्लान को लीजिए माय डियर। इसके अलावा अनअकैडमी में प्राइस हाइक होने जा रहा है हमारी जेई कैटेगरी में, ठीक है। और जो नया प्राइस आने वाला है वो कुछ ऐसा है कि करंट प्राइस जो आपको 27,000 पड़ रहा था आफ्टर 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कोड धीरेन, दैट इज DHIREN, अब आपको यही अमाउंट बेटा, यही अमाउंट आपको कितना पड़ेगा आफ्टर 10% डिस्काउंट? ये हो जाएगा 34,650। जबकि माय डियर अगर आप 2 ईयर प्लान को देखते हो तो ये आपका 32400 का है, अब ये 5400 का हो जाएगा। मतलब माय डियर आप देख सकते हो प्राइस में भी हाइक होना है, और ये हाइक जो है ये आपका 10 सितंबर से होना है। तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास समय है, आप सोच विचार करिए, फटाफट से जो करंट प्राइस चल रही है उसको आप तुरंत परचेज कर लीजिए। अदरवाइज वही चीज आपको नई प्राइस में महंगी मिलेगी, ठीक है, तो आपका लॉस है यार, ठीक है। प्राइस हाइक होने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप करंट प्राइस में ही आप ले लें, ठीक है। लेने के लिए मेरा कोड जरूर याद रखिएगा धीरे, ठीक। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्त, ठीक है। ये कुछ झलकियां हैं, ये हमारी अनअकैडमी, मैंने आपसे कहा कि आप हमारे ऐप को आइए, हमारी फ्री लाइव क्लासेस भी लीजिए, हमारा प्लस कोर्स भी ज्वाइन करिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने बहुत सारी उसमें सीरीज डाल रखी है। मैं जनरली मोस्ट ऑफ द टॉपिक में PYQ सीरीज कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या यूं कहूँ इसको मॉक टेस्ट बोलते हो। मैंने कंप्लीटली मॉक टेस्ट बना रखा है बहुत सारे, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं वीडियोस के। मैं 500 PYQ सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे 500+ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर अलग अलग चैप्टर्स के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लास में बहुत मजा आती है, ठीक है। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड करिए और आप इस सब चीज का बेनिफिट उठाइए। ये कुछ झलकियां हैं, देख सकते हैं क्लास में क्वेश्चन के दौरान बच्चे आराम से मुझसे चैट बॉक्स में डिस्कस करते हैं, सर ऐसा क्वेश्चन ये ऐसे हो जाए, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो क्वेश्चन में पोलिंग चल रही है, पोलिंग करने के दौरान हमको पता चल जाता है कितने बच्चों ने सही किया है या रॉन्ग किया है।
ठीक है, तो बहुत मजा आता है, लाइव क्लास का अपना मजा अलग मजा होता है। तो प्लीज फटाफट से हमसे कनेक्ट होइए। जनरली मैं रोज रात के 9 बजे आपको मिलता हूँ। ठीक है, आप अनअकैडमी ऐप पे जाके मुझे फॉलो करेंगे तो आपको हमारी तरफ से नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ मैं कब कितने बजे आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की कहानी। वेलकम, सबसे पहले वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप सभी को पता है कि मैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज चला रहा हूँ और इस सीरीज के दौरान मैं सबसे अच्छे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराता हूँ और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये टॉपिक जो मैं स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रखा है। चल रही है कह सकते हो ये सीरीज रिएक्शन मैकेनिज्म का। ये जो है ये हमारा पार्ट 13 है दोस्त। इसका मतलब यार पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 में बहुत कुछ रहा होगा। तो आपसे हम्बल वाली रिक्वेस्ट है, एक एक पार्ट को बड़े शिद्दत से देखिए, उसको बड़े प्यार से उसको नोट करिए। एक बार अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ लिया तो मेरा प्रॉमिस है आपको ऑर्गेनिक आने लग जाएगी। ऑर्गेनिक की अपने आप में जान है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, और आज का जो ये पार्ट 13 है ये कंटिन्यूस शुरू है। ये पार्ट 12 का है, मतलब जो लास्ट क्लास में मैंने पार्ट 12 पढ़ाया था और पार्ट 12 में मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ाए थे। उसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अपन लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बेसिकली बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल आता है, कैसे बाद में बेस एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोजन को बाहर लेके चला जाता है। फिर मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि कैसे आप हेलोजनेशन करते हो, कैसे आप नाइट्रेशन करते हो, कैसे आप सल्फोनेशन करते हो, कैसे आप फ्रिडल क्राफ्ट करते हो। फ्रिडल क्राफ्ट की मैंने एल्काइलेशन तक डिस्कस कर चुका है। ठीक है, मैं फ्रिडल क्राफ्ट के एल्काइलेशन तक डिस्कस कर चुका हूँ और आज मैं एल्काइलेशन के बाद जा रहा हूँ एसाइलेशन की तरफ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो कंटिन्यूस, कल वाले टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ दोस्त। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो इस 13 वाली पार्ट को देख रहे हैं वो 12 वाले पार्ट को जरूर देखें, तभी आप कंटिन्यूटी का मजा ले पाओगे, समझ पाओगे कि एक्चुअली क्या चाहता है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस इलेक्ट्रोफिलिक में भी अपन लोग पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। उस फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी अपन लोग पढ़ रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसके अंदर आप ब्रैकेट में डाल दीजिएगा एसाइलेशन। आइए तो शुरू करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन को। देखिए बेसिकली आपके पास ये बेंजीन होगी और यहाँ पे आपके सामने RCuCl होगा। ये रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में चलेगी और आपका कीटोन टाइप प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसकी इंटरनल मैकेनिज्म जो कहती है हम पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो बस मेरा बेसिक मोड था कि मैं बेंजीन को एसाइल से रिएक्ट कराऊं और इसके बाद आपका कीटोन एज अ प्रोडक्ट बनाऊं। ठीक है ना, ओके। इसको हम लोग अल्किनॉल क्लोराइड बुलाते हैं, ये अल्किनॉल क्लोराइड है। इससे रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो आपको कीटोन टाइप प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो कैसे मैकेनिज्म करते हैं आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले मैकेनिज्म करने के लिए आपको पता है कि आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करते आ रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो फ्री कार्बोकैटायन चाहिए। वही कार्बोकैटायन जो है वो जाके एज अ इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करेगा और वो जो है बेचारा जाके कहाँ अटैक करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और बेंजीन पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके सामने RCuCl है। अब अगर मैं RClCl को नॉर्मली ऐसे छोड़ दूं तो आपको पता है ये RO प्लस और Cl माइनस है। डिब्बे में अगर आप सोचोगे तो ये वापस आने की सोचेंगे, लेकिन आपको तो फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इसलिए आप हमेशा क्या यूज करते हो उसमें AlCl3 यूज करते हो। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है यार कि AlCl3 अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो ये जो Cl माइनस है ये बोल रहा है भैया मैं चलो तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करता हूँ। ऐसा करने से RO प्लस एक तरफ हो जाएगा और डिब्बे में AlCl4 माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप RCO प्लस दिख रहा है ये आपका एक फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है।
वही जो लास्ट क्लास में मैकेनिज्म चल रही है उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारा जो फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन पे जाके अटैक करने वाला है। ठीक है, हाँ एक बात जानना चाहते हो तो नो डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आपस में रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, ऐसा कर सकता है चाहे तो, ठीक है, बट हमको तो इस फॉर्म से मतलब है। अब जो है सबसे पहले स्टेप फर्स्ट दैट इज हमारा क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चे मेरे ये जो आपका RCO यहाँ पे पॉजिटिव है, ये अपन लोग बेंजीन पे अटैक कराएंगे, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है कि पहला स्टेप बहुत स्लो होता है, तो आइए कराते हैं। मान लीजिएगा मैंने इसको तोड़ा, यहाँ पे आपका नेगेटिव और यहाँ पे आपका पॉजिटिव, तो कुछ ऐसा होने वाला है, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ RCO और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। बाकी आपका इंटरनल रेजोनेंस में चलता रहेगा जैसे कि आप सब जानते हो। ये यहाँ पहुंचेगा और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कह सकते हो कि मेरा एक अपने आप में एक इंटरमीडिएट तैयार हो गया। ठीक है, आपको मैंने पीछे क्लास में बताया था कि इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है और ट्रांजिशन स्टेट 2 बनते हैं। इस वजह से माय डियर जो ग्राफ में जो पीक आते हैं वो 2 पीक्स आते हैं। ठीक है, तो अभी आपका ये पहले बना। अब स्टेप सेकंड में डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। अब जो डीप्रोटोनेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा, क्या यहाँ पे H है। अब देखो H+ वापस से अटैक ना करे, चूंकि एक बात याद रखने वाली बात है, मैं आपको बता दूं, होता क्या है, ये जो AlCl4- है, यहाँ पे मेटल पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर ये यहाँ से निकल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी इजीली पॉजिटिव चार्ज निकल जाए प्रोसीड कराना उतना फायदेमंद है। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनना होता है, आपको पता है ये स्टेप फास्ट होता है। तो आप कुछ ऐसा करते हो, और मेटल पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप फटक से इस बॉन्ड को तोड़ोगे, और जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो कुछ ऐसे टूट जाएगा, Cl अपने नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, H अपने पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, H अलग हो जाएगा और AlCl3 अलग हो जाएगा। तो उसका काम एनहाइड्रस AlCl3 का कैटलिस्ट का ही काम था, आपको पता है। लेकिन ये सब तो मेरे बाय प्रोडक्ट है, मेरा मेन प्रोडक्ट क्या है, ये है। ठीक है, इसको अपन लोग एसिटोफिनोन बुलाते हैं। ओके, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या करा रहा हूँ, कैसे करा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली हमने करना क्या है, बेंजीन को लेना है, इसको अल्केनॉइल क्लोराइड से रिएक्ट कराना है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और एसीटोन एज अ प्रोडक्ट आपको बाहर निकलेगा। इसी को अपन लोग फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बुलाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूँ, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और हाई लेवल पे होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा एसाइल क्लोराइड के साथ हुआ था, ठीक है, एल्केनॉइल क्लोराइड से हुआ था, अब हमारा एसिड एनहाइड्राइड के साथ होगा, एकदम सेम मैकेनिज्म है। FCR acylation in the presence of reaction with acid anhydride। मतलब ये कुछ ऐसे होने लगता है दोस्त। तो सवाल ये चाह रहा है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है, बाकी काम वही होता है, एनहाइड्रस AlCl3 प्रोडक्ट वही बनता है, बट थोड़ी सी मैकेनिज्म में अलग अंतर आता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या मैकेनिज्म होती है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतना जरूर बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म होते हैं, इसके बाद तो आप अटैक करा लोगे। तो आओ देखते हैं।
कैसे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रोल प्ले करता होगा, कैसे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रोल प्ले करता होगा। तो आप बात को समझ चुके होंगे, तो ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाना है कि ये जो उसके लोन पेयर हैं और ये जो आपका AlCl3 है इसके साथ इंटरेक्ट करने की सोचेगा, और कह सकते हो कि एक इंटरेक्शन होने वाला है। इंटरेक्शन कुछ ऐसा है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, और AlCl3 ने एक्सेप्ट किए हैं इसलिए उसमें नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, इसलिए खड़क से बॉन्ड टूटेगा और आपको ये RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव वाला पार्ट एक तरफ मिलेगा और एक तरफ आपको RCO O प्लस AlCl3 माइनस। तो मुझे इससे मतलब तो नहीं है, मेरा मेन मोटिव इसको सॉल्व हो जाता है कि ये मेरा कैसे काम करने लगता है दोस्त, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करने लगता है और ये एज अ रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करने लगता है। तो सबसे पहला हमेशा जो हमारा मोटिव होता है वो मोटिव एक ही होता है कि आप क्या करो, इलेक्ट्रोफाइल पहले क्रिएट करो, उसके बाद इसी इलेक्ट्रोफाइल का अपन लोग बेंजीन जैसे ग्रुप पे अटैक करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसके अलावा अगर ये जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ओपन चेन में है, तो इसका मतलब इसका क्लोज फॉर्म भी आता होगा, इसका क्लोज फॉर्म भी आता होगा। तो आइए इसका क्लोज फॉर्म देखते हैं कि कैसे इसका क्लोज फॉर्म काम करता है। मतलब दोस्त मैं आपसे कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं, मान लीजिएगा कुछ ऐसे है, मैं आपसे ऐसे चाह रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया है और मैंने कहा कि आप इसका प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका क्लोज फॉर्म में होगा या साइक्लिक फॉर्म में होगा, काम बेसिकली वही होना है, बट थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा कह सकते हो प्रोडक्ट में जो बनने का प्रोडक्ट उसमें पहले वाले प्रोडक्ट से डिफरेंस आएगा थोड़ा सा। तो क्या होना क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद अपन लोग मिलके प्रोडक्ट भी बना लेंगे। आओ मैं पहले बता देता हूँ क्या हो रहा है। कुछ ये बनने की चांसेस है प्रोडक्ट के साथ, कुछ ये बनने की चांसेस है प्रोडक्ट के साथ। आओ देखते हैं कि कैसे ये हमारा परफॉर्म करता है, इसमें इसका क्या रोल है, कैसे ये काम करेगा, कब क्या हो जाएगा, सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके साथ। सॉरी, ठीक है, AI। हाँ, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कुछ ऐसा, मेरे सामने क्वेश्चन है कि इन्होंने कुछ ऐसे दे रखा है, ये एक, ये दो, ये तीन और ये इस पे बॉट बना हुआ कुछ ऐसे। ठीक है, एक बार कहो तो नंबरिंग कर लें इसकी। इसने नंबरिंग में एक और दो, ठीक है, ज़्यादा बन गया यार ये। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कुछ ऐसी बोलती होगी कि सबसे पहले यार तुम्हारे पास ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है, इसका जो लोन पेयर है ये कुछ पहले ऐसे इंटरेक्ट करना चाहेगा। इसको हम लोग ओपन एंड क्लोज बोलते हैं, वन साइक्लिक क्लोजर 1,2 साइक्लिक क्लोजर बुलाते हैं इसको। ये इस पे अटैक, जो कि आपको पता है कि आपको फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक आप प्रोसीड के लिए सोचोगे नहीं। इसने दिया इसलिए पॉजिटिव और इसने लिया इसलिए इस पे नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद बेटा आप इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ जाओगे, जब तोड़ जाओगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आ जाएगा CO पॉजिटिव, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये यहाँ पे आराम से एकदम CO प्लस AlCl3 माइनस। मतलब देखो दोस्त, ये वाला हिस्सा जो तुम्हें मिल गया, यहाँ का जो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कह सकते हो कि तुम्हारा ये वाला पॉजिटिव चार्ज का जो काम है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल का है। अब मैं इसको अटैक करवा दूंगा बेंजीन वाले पे। तो आओ कराते हैं, मिलके करते हैं यार, मिलके करते हैं।
क्या था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आया पॉजिटिव। कितने कार्बन है नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, ये खुद को मिला के 4। तो यहाँ कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये कुछ ऐसे है, ये आपका 4। ठीक है ना, एकदम सही। यहाँ पे इसने डोनेट किया था इसलिए पॉजिटिव था, इसने एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव था। हाँ, तो मैं इसका अटैक करने की सोच रहा था। एक सपोज करना कि मैंने यहाँ पे लाया नेगेटिव और ये लाया पॉजिटिव और इसने इस पर अटैक किया। जैसे ही दोस्त अटैक हुआ होगा तो कुछ ऐसा हुआ होगा क्या, ये C डबल बॉन्ड O, ये एक कार्बन ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O प्लस AlCl3 माइनस, नो डाउट। ठीक है, ओके। तो कुछ टाइम बाद इसका अपना इंटरनल रेजोनेंस घुमा होगा, इसका इंटरनल अपना रेजोनेंस गया होगा, ये इधर गया होगा और फाइनली ये यहाँ आया होगा। मैं पूरा तो नहीं कर रहा कि, बट इतना है कि हाँ तुम लोग का रेजोनेंस बना देता हूँ। ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंचेगा और ये कुछ वैसे का वैसे। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप ये H प्लस यहाँ से अलग कर सकते हो, इसको आप डीप्रोटोनेट बोलते हो। जब आप इसको H प्लस को अलग करोगे तो कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी। ये ऐसे यहाँ पे रिंग आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेटा O प्लस और AlCl3 माइनस। बट रुक जाना, यहाँ पे हम लोग उसको फिर से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं अलग करने के लिए। तो असल में होने क्या वाला होता है वो ऐसे हो जाता है। ये आप OH बनाते हो, फिर AlCl3 अलग हो जाता है। अब क्या होता है, हमको रिंग ओपन की है। अब जब मैं दोबारा रिंग क्लोज करूंगा, क्योंकि एक ओपन रिंग और एक क्लोज रिंग में क्लोज रिंग ज्यादा स्टेबल होती है ओपन रिंग से दोस्त। तो आप क्या करते हो, इसको जो है SOCl2 से रिएक्ट कराते हो। और तभी याद करो, अगर तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ Cl आ जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे Cl आ जाएगा। अब फिर से ये Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ परफॉर्म करेगा। एनहाइड्रस AlCl3 फिर से परफॉर्मेंस होगी, थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है दोस्त, नो डाउट। ये कुछ ऐसी, वही यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो माइनस ऑफ मैं लिख देता हूँ AlCl4 अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे हाथ में कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो, ये फिर से ये इलेक्ट्रोफाइल पार्ट बन गया और ये इस पे फिर से अटैक कर सकता है, ये इस पे अटैक कर सकता है ना। और जब जैसे ही अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, मैं डायरेक्ट इसका अटैक दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका अटैक हो गया। अटैक होने के बाद यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव यहाँ आ गया होगा ना, यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया होगा दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको डिप्रोटोनेट करके H प्लस को अलग करके वही AlCl4 माइनस से रिएक्ट करा के जो पीछे करते चले आए, क्योंकि मेटल पे नेगेटिव तो अच्छी बात नहीं। और फाइनली हमने कुछ ही ऑब्टेन किया। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ओके। बट चूंकि ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, इसको हम लोग और स्टेबल करने की कोशिश करते हैं कि दोनों रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी आ सके, और दोनों रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी लाने के लिए अपन लोग यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन लगाते हैं।
आप चाहे क्लेमेंसन लगा सकते हो, चाहे वुल्फ किस्टनर लगा सकते हो। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि वुल्फ किस्टनर और क्लेमेंसन का जो मेन काम है वो इन कार्बोनिल ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट करने का है। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्त। उसके बाद ठीक है, ये दोनों हट जाएंगे, एक्सेस में आपने डाल दिया मान लीजिए। बस इसके बाद तो आपको पता है, लास्ट वीक मैंने किया था, हाइड्रोजनेशन करते हैं, डीहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं। ऐसा करने के लिए आप पैलेडियम डालते हो और कार्बन डालते हो और हीट कर देते हो, या सेरियम भी कुछ कुछ डालती हैं। तो फाइनली जो दोस्त इसका आंसर आता है वो कुछ ये आता है। तो देख सकते हो ये आपका नेप्थलीन है, और आपने रिंग क्लोज कर दी ओपन करने के बाद। थोड़ा सा ये हाई लेवल की चीज थी, ठीक है, मतलब ओवरऑल कुछ एग्जाम में आपके सामने कुछ ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। ठीक है, क्या क्या हुआ मैं आपको एक बार कंप्लीट लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला हमने AlCl3 डाला था, ठीक है, H। उसके बाद मैंने इसमें SOCl2 डाला, SOCl2 के बाद मैंने फिर से एनाइट्रस AlCl3 डाला। उसके बाद मैंने विल्किंसन के WK डाला, मतलब रिएक्शन किया वुल्फ किस्टन रिडक्शन करने के साथ। और फाइनली मैंने PD और कार्बन के साथ हीट कर दिया, ठीक है, जिससे H2 बाहर निकला। और फाइनल जो दोस्त तुम्हारा प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। और ये आपका नेप्था लीन का फॉर्मेशन हो गया। ऑल्दो रिएक्शन तो यहाँ खत्म हो चुकी थी, नो डाउट, रिएक्शन तुम्हारी यहाँ पहुंचने के बाद खत्म हो चुकी थी इधर, यहाँ पे रिएक्शन का एंड अप था। लेकिन चूंकि हमको फर्दर स्टेबलाइज करना था, हम चाहते थे कि दोनों रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी आ सके, इसलिए हमने रिंग को क्लोजर किया है। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, वो इनकम्प्लीट यहाँ पे नहीं छोड़ता, वो चाहे क्लेमेंसन रिडक्शन कराता है, चाहे आपसे वुल्फ किस्टनर कराता है। वुल्फ किस्टनर क्लेमेंसन के लिए बस इतना पता होना चाहिए, कुछ भी अगर मैं डालता हूँ तो वो C डबल बॉन्ड A के जो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड उनको गायब करता है और प्योर अल्केन में ऑब्टेन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद आपका डीहाइड्रोजनेशन होता है, और डीहाइड्रोजनेशन से आपको हीट करते ही H2 बाहर निकल जाता है। 2 मोल्स H2 बाहर निकल जाएंगे तो आपको डबल बॉन्ड बनते हुए दिखाई देगा। इससे आपके अंदर रिंग के अंदर कंप्लीट एरोमेटिसिटी आ जाती है। तो ओवरऑल क्वेश्चन ये था, और इसका आंसर दोस्त ये था। बहुत बहुत क्लासी चीज थी, बहुत नई चीज थी, बहुत अलग चीज थी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब पूरा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम और आप मिलकर दिमाग तो लगा सकते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या करें, ये हो गया तो क्या करें। तो आइए परफॉर्म करते हैं। इस बार यहाँ पे उसने Me दे दिया है, बाकी सारा वही काम किया है। सबसे पहला आपका वही AlCl3 एनाइड्रस वाला, उसके बाद नंबर 2 पे आपका SOCl2, ठीक है। नंबर 3 पे आपका फिर से AlCl3 एनाइड्रस वाला। नंबर 4 पे आपका वुल्फ किस्टनर, ठीक है। नंबर 5 पे आपका PD के साथ कार्बन और हीट, और आपसे बोला है प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा दोस्त? तो देखो, यस, अपन लोग बना सकते हैं। मैं दोनों रिंग ऐसे कर दे रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या ये प्रोडक्ट बना दे, ठीक है। कुछ नहीं था, वही कुछ चीज थी जो हम पीछे करते चले आए हैं, बस थोड़ा सा उसने दिमाग लगवाया आपसे, ठीक। अगला आप देखिए, अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो, इसको रिंग कर देते हैं और सारी सारी सेम वही कहानी, ठीक है। नंबर 1 पे आप
एनहाइड्रस AlCl3 डालिए, नंबर 2 पे आप SOCl2 डालिए, फिर से आप एनहाइड्रस AlCl3 डालिए और फिर से आप इसमें क्या करिए, वही H2PD था, वुल्फ क्रिस्टल, वुल्फ क्रिस्टल के बाद PDC और हीट कर दीजिए और प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या इस बार ये प्रोडक्ट बनने की चांसेस हैं क्या? ठीक है, ओके, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ठीक, क्लियर कट, समझ में आ रही है? ओके, बहुत सिंपल चीज थी। यही काम आप जैसे बेंजीन के साथ कर रहे हो ना, यही काम आप नेफ्थलीन के साथ भी कर सकते हो। सेम मैकेनिज्म, सेम सब कुछ वही, नंबर 1 2 3 4 5 जो भी हमने डाला था कंटिन्यूस, सारे के सारे पीछे वाले वही। अब आप प्रोडक्ट सोचो, तो कुछ ये बन सकता है क्या? इवन ये भी बन सकता है, और मतलब एंथ्रासीन और पेंथ्रासीन दोनों बन सकते हैं दोस्त। ठीक है, दोनों बन सकते हैं। अल्टीमेटली कहने का सेंस बस इतना ही था। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि कैसे रिएक्शन का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। 3 रिंग होगी तो 4, 4 रिंग होगी तो 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आइए अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, मेरे पास रखा होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, देखता हूं यहां रखा होगा। ये दिस, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने, और प्रोडक्ट की यील्ड बतानी है। ठीक है, प्रोडक्ट की यील्ड बतानी है। अभी बताया हुआ प्रोडक्ट है, ज्यादा दूर तक नहीं गया हूं, दिमाग लगाना है आपको, देखना बहुत ध्यान से। हमको उसने पहले ही 1 मोल एनहाइड्रस AlCl3 और हाइड्रोलिसिस कर रखा है, तो उसने A बनाया। फिर ये जो ZnHgHcl देख रहे हो, इसने मिलके हमारा B बनाया। इसको अपन लोग क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। ये अपने आप बस एक रिडक्शन हो रहा है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। और उसके बाद देखो फिर 1 मोल SOCl2 AlCl3 ये डाला है, और हमसे बोलता है परफॉर्म करो प्रोडक्ट सी के लिए, है ना? तो देखना इसके 1 मोल पड़े, ये एक्सिस में नहीं पड़ा है, ये एक्सिस में नहीं पड़ा है, आपको दिमाग लगाना होगा। तो आइए प्रोडक्ट बनाते हैं इसका। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बट इसने थोड़ा सा इसके साथ चालाकी खेली है, जो कि आप इसकी चालाकी को पकड़ पाओगे कि नहीं। ठीक है, पहले देखिए इतना तो मान लेंगे ना कि आप जब इसमें AlCl3 और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कुछ यहां पहुंचेंगे दोस्त। यहां पहुंचेंगे आप। ठीक है, अब देखिए ये मेरा प्रोडक्ट ए हो जाना चाहिए। अब हमसे आगे बी की कहानी क्या बोली। ZnHgHcl यहीं पे डाला है, देखो क्लोज नहीं किया है। याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले इसको क्लोज कर रहे थे, फिर उसके बाद रिडक्शन कर रहे थे। ये बोल रहा है नहीं भाई तू अभी रिडक्शन कर। हमने कहा ठीक है, ठीक है, अभी रिडक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा CH2, बाकी ये वैसे का वैसे, है ना? बहुत बहुत मस्त सवाल है यार, बहुत मस्त सवाल है दोस्त। बस अब तो यहां से शुरू हो जाओ, SOCl2 डालो तो ये OH बन जाएगा Cl में। उसके बाद आप रिंग को क्लोज कर सकते हो, फिर से आप
AlCl3 डाल रहे हो H+ के साथ, तो ये रिंग क्लोज हो जाएगी। मैं मान के चलता हूं तुम कर लोगे। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सामने जो प्रोडक्ट C बनेगा वो दोस्त कुछ ऐसा बनेगा। ये नीचे डबल बॉन्ड O रह जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? नीचे वाला डबल बॉन्ड O क्यों रह गया? इसका मतलब आंसर हमारा बी हो गया। नीचे वाला डबल बॉन्ड O क्यों रह गया, जबकि अभी तक हम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो दोनों के डबल बॉन्ड को हटा रहे हैं। याद करो। लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग इसलिए है कि इसने स्टेप बाय स्टेप आपसे बोला है करो। इसने पहले ही आपसे क्लेमेंसन रिडक्शन करा दिया है, जबकि हम लोग क्या कर रहे थे, पहले यहां तक पहुंच रहे थे, इसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन कर रहे थे। याद करो, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उसके बाद रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग हीट कर रहे थे H2PDP के साथ। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने थोड़ा सा से अलग किया है। इसलिए माय डियर, इसका आंसर ना तो ए होगा और सी और डी से तो कोई उम्मीद भी नहीं रखता यार। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन था वो ए और बी में होता है लोगों को। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1 मोल क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज हो पाया है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन क्लेमेंसन से नहीं होगा, लेकिन ये कीटोन का रिडक्शन होके CH2 बन जा रहा है। ओके, इसके बाद बस रिंग क्लोज करनी थी। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत क्लासी क्वेश्चन था ये। बहुत एग्जाम में, जेई में, मेंस में, इवन एडवांस में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आइए अपने वापस आते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पावर, कैसे क्वेश्चन काम करता है, क्वेश्चन का क्या रोल है। ठीक है, सब कुछ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अब तो ये आपको क्वेश्चन बहुत टुच्चा लगेगा। अब अगर मैं ये क्वेश्चन दूंगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट करते, तो कमेंट करिएगा। तो कुछ तो है ही नहीं, है ना? इसमें तो कुछ नहीं है। बस इलेक्ट्रोफाइल वाला यार ये हिस्सा हो जाएगा अटैक करने के लिए, रेडी रहेगा। मैं जा रहा हूँ अटैक करने। तो थोड़ा सा ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। तो अभी तक हमने क्या सीखा माय डियर? अभी तक हमने क्या क्या सीखा मैं आपको बता दूं। अभी तक हमने बेंजीन के अंदर रिएक्शन सीखी। हमने बेंजीन के अंदर, प्योर बेंजीन के अंदर परफॉर्मेंस देखा रिएक्शंस का। ठीक है, हमने देखा कि जब आप क्लोरिनेशन करते हो Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो यहाँ आपको Cl आता है। आप इसका नाइट्रेशन करते हो कॉन्क HNO3 H2SO4 के साथ, या मैंने आपको बताया था आप N2O5 भी डाल सकते हो, तो NO2 आता है दोस्त। और अगर आप इसमें सिर्फ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और एक अभी हम देख के आए हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक में एल्काइलेशन दैट इज C3Cl या RCl से रिएक्ट करा रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ RCl के साथ, तो यहाँ R आ जा रहा है। और एक अभी हमने ये किया RCOCl या R-COCl, तो आपको दोस्त ये बन रहा है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक हमने ये एक किया है। अब मेरी बात को समझना कि ये जो हमने किया है ये प्योर बेंजीन के रिस्पेक्ट में किया है। मैंने क्या कहा था? अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? प्योर बेंजीन पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, बेंजीन के अंदर ग्रुप लगेंगे, ऊपर ग्रुप आगे अटकेगा। ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। तो हम ये देखने जाएंगे कि डोनेटिंग के साथ अगर मैं, या विड्रॉइंग के साथ अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता हूं, तो कहां कहां पे कितनी कितनी यील्ड किस किस परसेंटेज के साथ आती है। और मैं आपको ये वादा कर रहा हूं, ये बहुत प्यारा टॉपिक है और आपकी उम्मीद से परे का आंसर आने की उम्मीद है। मुझे पता है कि जो आप पढ़ के आए हो और जो मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा स्लाइटली सा फर्क होगा, लेकिन होगा। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके दिमाग का बता देगी कि अरे ऐसा भी हो सकता है। एक एक बेसिकली रीजन के साथ समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो शुरू करते हैं। अब अपन लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे कि जब कोई ग्रुप लगा होता है तब कहां पे कैसे अटैक करता है। तो शुरुआत करते हैं, आइए। सबसे पहले देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का क्या होता है और बेसिकली क्या होता है। देखो ये बात अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बस इस कंपैरिजन यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, दूसरे केस में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और तीसरे केस में मेरे पास प्योर बेंजीन है। तीनों के साथ आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो और आप मान लेना आपको इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, इसका रेट R3 है। आप खुद बताओ कि किसका रेट ज्यादा फास्टर होगा प्रोडक्ट की यील्ड के लिए। बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि इनमें से किसका रेट सबसे फास्टर होगा। लॉजिकली बुद्धि लगाना है यार कि जब भी आप कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हो तो डोनेटिंग का मतलब ऐसे ग्रुप जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को डोनेट कर दे। डोनेटिंग वर्ड आया है बेंजीन रिंग को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने से। तो ओवरऑल इस ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोस्त वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी। जबकि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कोई ऐसे ग्रुप लगे होंगे जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, विड्रॉ करेंगे। जब अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी माय डियर, डिक्रीज। अब आप बताओ कि इस पे किसका अटैक करा रहे हो, तो आंसर इज सर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हो। इसमें तो कोई दोहराए नहीं है ना कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस होगा और वही इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब उसी से डिसाइड करेगा। अब आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बेचारा भूखा कंजर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो तो वहां जाना चाहेगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के होगी। तो आप बताओ ये किस पे जाके अटैक करे, आंसर इज जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। वो यहां जाना चाहेगा क्या, मजबूरी का नाम है, जाना चाहना नहीं, चाहता नहीं, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती कराओगे तो कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अच्छा है कि ना लगा हो यार। तो आप लॉजिकली सोचो सबसे अच्छा रेट किसका हुआ, हमारा R1 का हुआ, उसके बाद मेरा कौन सा हुआ, R3 हुआ, और बाद में मेरा रेट क्या हुआ, R2। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब बेंजीन से लगेंगे और एक प्योर बेंजीन है, तो अभी तक हम लोग प्योर बेंजीन पे काम कर रहे थे, अब डोनेटिंग और विड्रॉइंग के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितना परसेंटेज का यील्ड आएगा और कैसे बनेगा। ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बहुत ही प्यारी चीज है और बहुत मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, जो भी डाटा आएगा, डाटा मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। IUPAC गोल्ड बुक अपने पास है, उस IUPAC गोल्ड बुक के डाटाज हैं, हम डाटा के बिहाफ पे काम करेंगे। हाँ, मैं रीजन बता सकता हूँ कि ये परसेंटेज ज्यादा क्यों आया, ये परसेंटेज कम क्यों आया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, उसके क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। तो देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको पता है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया जा सकता है। मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने बेंजीन पेनिस ले लिया, आप OH भी ले सकते हो, आप OC3 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लो और अटैक कराने की सोचो। जब आप इसका अटैक कराने चलोगे तो आपको पता है अटैक करने से पहले यहाँ पे रेजोनेंस डील होगी, और जब रेजोनेंस की डीलिंग होगी तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद ये रेजोनेंस आगे कंटिन्यू होगा दोस्त। जब रेजोनेंस आगे कंटिन्यू होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंचेगा कुछ, बाकी ये तो अपना वैसे का वैसे। फिर ये रेजोनेंस यहाँ पहुंचेगा दोस्त कुछ, और जब रेजोनेंस यहाँ पहुंचेगा तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, और फाइनली ये अपना रिस्पॉन्स देते हुए NH2 यहाँ आ जाए। बहुत बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से देखना। आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये किस किस साइड पे अटैक कर रहा है। एक देखो मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ मिल रही है, ऑर्थो पोजीशन पे। एक डेंसिटी आपको कहाँ मिल रही है, पैरा पोजीशन पे। और एक कहाँ मिल रही है, ऑर्थो पोजीशन पे।
मतलब ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो वहां आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, नो डाउट। ये इलेक्ट्रोफाइल वहां आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो किस किस पोजीशन पे आके अटैक कर सकता है, बेसिकली टर्म्स में एक्सेप्शनल केसेस आर देयर इन द केमिस्ट्री। कैसे एक्सेप्शनल केस अलग अलग होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मैंने जब बेसिक सा एग्जांपल लिया है कि अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल का ऑप्शन देना हो तो मैं कहाँ कहाँ अटैक कराऊं, मैं कहाँ कहाँ अटैक कराऊं, तो किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस हम देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा है और एक पैरा पोजीशन पे ज्यादा है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल यहां आके बैठ सकता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल यहां आके बैठ सकता है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ ऐसा होने वाला है। ठीक है, आइए इसके अलावा डोनेटिंग में आपने कभी नाम सुना होगा अल्काइल ग्रुप का, जैसे हम लोग टॉलिन ले लेते हैं बेंजीन पे। अब आप लोग पढ़ते हो कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आप मुझे बेसिकली दिल से बताना इसमें ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बना रहे हो। कार्बन के ऑक्टेट पूरे हैं, ना कार्बन के पास ज्यादा है ना कार्बन के पास कम है, तो क्या कैसे आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करा रहे हो यार, कैसे आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो? क्या आप इसमें रेजोनेंस देख रहे हो? आंसर इज नहीं देख रहे हो, आंसर इज नहीं देख रहे हो, आप इसमें रेजोनेंस नहीं ऑब्जर्व करोगे। जब आप रेजोनेंस ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप क्या, कौन से फैक्टर जो है कहता है कि हाँ यार ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या यूं कहूं कि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा? आंसर इज अपना फेमस द हाइपर कॉन्जुगेशन। द हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बेंजीन रिंग की डेंसिटी को इंक्रीज कर सके। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्त, पाई बॉन्ड sp2 कार्बन है, इसके बगल वाला sp3 कार्बन है। तो आपको पता है sp2 के बगल वाला कार्बन जो कि sp3 कार्बन होता है, उससे लगे हुए हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अब ये अल्फा हाइड्रोजन का मूवमेंट होता था पहले, बेसिकली आपको मैं एक बार रिकॉल करा दूं, नहीं तो आप बोलोगे पता नहीं क्या हो रहा है। एक बार रिकॉल करा देता हूं फिर यहां आऊंगा। तो देखो sp2 इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल, ये sp3 और इस sp3 से लगे हुए आपके हाइड्रोजन, इसका एनरोलमेंट इसमें होना है, यही तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है। और याद करो इसका एनरोलमेंट होने का मतलब, इसका एनरोलमेंट होने का मतलब आप बॉन्ड को कुछ ब्रेक करने की सोचो। अब आपको H के फॉर्म में मूवमेंट दिखानी है, आप चाहते हो कि यहाँ बॉन्ड बने, यही तो होना है ना। मतलब ये भी यहाँ पे भी होना है। देखो दोस्त, यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, मैं इसको प्लेन में दिखा रहा हूँ, और ये हाइड्रोजन इस अपने ऑर्बिटल छोड़ के इसके ऑर्बिटल में आना चाहता है। आएगा कि नहीं आएगा, चाहेगा कि नहीं आएगा कि मैं इस ऑर्बिटल से करूंगा। जो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन चलता है उसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि यार इसको लाने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो आप परफॉर्मेंस कुछ ऐसी दिखाते हो। याद करो आपने अगर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा हो तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस होने लगती है। तो यही काम मैं बेंजीन रिंग में भी करने वाला हूं, जो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगे हैं, एकदम सेम परफॉर्मेंस होने वाली है। मतलब दोस्त कुछ ऐसे करने वाला हूं, एक ऐसे, ये रेजोनेंस नहीं है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, पहले बता दूं। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे, अब आप देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव चार्ज एक बार ऑर्थो पे मिल रहा है और एक बार नेगेटिव चार्ज आपको पैरा पे मिल रहा है।
कुछ ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है, मतलब आपको जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ऑब्जर्व करने को मिल रही है दोस्त, एक आपको ऑर्थो पोजीशंस पे मिल रही है और एक आपको पैरा पोजीशंस पे मिल रही है। तो इसलिए अल्काइल ग्रुप भी आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, बट वाया हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट बाय द रेजोनेंस, नॉट बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और कुछ लोन पे डोनेट करने वाले ग्रुप, वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। अब खुद अगर मैं तुमसे थोड़ा सा ट्रिकी सवाल पूछूं, हल्का सा, ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, बस मैं तुमसे इतना पूछता हूं कि अगर तुम्हारे सामने एक मिथाइल लगा दिया जाए, एक कुछ ऐसे कर दिया जाए, एक कुछ दोस्त ऐसे कर दिया जाए और एक कुछ दोस्त ऐसे कर दिया जाए, बच्चा ये मान लेता है 2 1, इसको मान ले 2 2, इसको 3 और इसको 2 4 मान ले। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बताना है, रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बताना है, तो क्या आंसर देना पसंद करोगे? अब तुम ये जान चुके हो पीछे कि भाई मेरे यहाँ पे तो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, और जिसने ये गलती की कि भैया ये तो 3 मिथाइल लगे हैं, हाई तीनों मिलके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो वो तुरंत बर्बाद हो जाएगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन बेंजीन रिंग के इस कार्बन से हो रही है, बेंजीन रिंग के से लगे हुए इस कार्बन से हो रही है, ना कि इन कार्बन से हो रही है। sp2 का ये है बगल वाला कार्बन, तो बेटा ये 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कम से कम तुम्हें 1 अल्फा दिख रहा है, यहाँ पे कम से कम तुम्हें 2 अल्फा दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें 3 अल्फा दिख रहा है। तो याद करो, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो उतना स्टेबल या उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी बेंजीन रिंग पे डोनेट की जा सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या नहीं? तो याद रखना, ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। इस पे मर मत जाना कि हाँ सर 4 तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऐसा नहीं है। आंसर इज यार 1 then 2 then 3 and then 4। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या करवाना चाह रहा हूं? आप अभी तक पढ़ के आते थे अल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, उस हिसाब से लोग ऐसे डोनेट करने लगते हैं, लेकिन होते हैं, लेकिन किस फॉर्म से होते हैं? वाया हाइपर कंजुगेशन फॉर्म से होते हैं। ठीक है, तो पहला हमने सीखा कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे बढ़ाएगा, और ऑर्थो एंड पैरा बढ़ाने के साथ साथ वो वहां पे यील्ड लाने की कोशिश करेगा। अभी मैंने ये नहीं बोला है कि ऑर्थो पे मेजर होगा या पैरा पे मेजर होगा, मैंने अभी कुछ नहीं बोला है, और मैं अभी बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि आगे मैं आपको पहले पढ़ा दूं, फिर मैं हम बात करेंगे कि कब कहां कैसे किस तरह से मेजर होता है, और क्या काइनेटिक कंट्रोल इफेक्ट पड़ता है और क्या थर्मोडायनामिक कंट्रोल इफेक्ट पड़ता है। मतलब काइनेटिक और थर्मोडायनामिक कंट्रोल से इतना असर हो जाता है कि जो आंसर तुम्हारा आ रहा है उसको एकदम अपोजिट आंसर हो जाएगा। मैं अभी दिखाऊंगा, अभी मैं परफॉर्म कराऊंगा मैं कहाँ कहाँ करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप हौले हौले चलेंगे। तो अभी तक बस आपने अभी इतना जाना कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या तो वाया वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, और या तो वो प्योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर सकता है। दोनों ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा मिलाने पे मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि मेटा यील्ड नहीं बन सकता, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि मेटा यील्ड नहीं बन सकता। बनवाऊंगा मैं आपसे, मेटा यील्ड भी बनाऊंगा, बनवाऊंगा नहीं, बहुत तगड़े लेवल बनवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उसका असर क्या होने वाला है? तो देखो, इसको 2 एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन मैं सिंपल दे रहा हूं, पहला मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन की हेल्प से कर रहा हूं कि भाई मेरे पास मान लेना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और मैं इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए सोच रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां कराऊं।
मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां था। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो पहले एक काम करो, इन भाई साहब का रेजोनेंस करा दो। ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, क्योंकि विड्रॉइंग आपको पता है खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा रिंग पे, पॉजिटिव चार्ज, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताओ, ये रेजोनेंस कुछ हो रहा है ऐसा? तो आप देख रहे हो इस बार ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा है? आंसर इज सर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आंसर इज सर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और चूंकि सर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल को इतना बेवकूफ तो नहीं है इलेक्ट्रोफाइल के जाके पॉजिटिव अटैक करके आएगा। मतलब इस बार ना तो वो ऑर्थो पे अटैक करने जाएगा और ना तो वो पैरा पे अटैक करने जाएगा। हाँ, इंटरनल मैकेनिज्म एक बार बोल रही है कि देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कभी ना कभी परफॉर्म हो सकता है, बट चूंकि रेजोनेंस में रहेगा तो आपको जो डेंसिटी मिल सकती है वो एज कंपेरिजन टू ऑर्थो एंड पैरा मेटा पे ज्यादा मिलेगी। इसका एक और एक्सप्लेनेशन भी है, मैं वहां पे दूंगा। अभी बस मैं आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपकी अटैक करने की जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है वो मेटा पे है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन यहां से है नहीं। मैं आपको एक और अच्छा एक्सप्लेनेशन देता हूं, वहां से ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं नहीं देख पा रहे हो कि आपको दिख रहा है कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे ज्यादा है। आपको तो बस ये दिख रही है कि ऑर्थो और पैरा पे कम है, इसलिए आप मेटा को चूज कर रहे हो, है ना। तीन ही पोजीशन हो सकती है ना, इप्सो ऑर्थो मेटा पैरा, है ना। मेन पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा है हमारी की, तो ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक ही हम नहीं करा रहे हैं, तो आपको लग रहा है नहीं मेटा पे जाना चाहिए। लेकिन इसका एक और बहुत कायदे का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं एक्सप्लेनेशन वाया इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। बहुत प्यारी चीज बताने जा रहा हूं, इमेजिन करना है सिर्फ तुम्हें। मैं केस लेता हूं दोस्त, मुझे नहीं पता, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं यहाँ पे कोई ग्रुप लगता हूं जो एक जेड ग्रुप का नाम लेता हूं, और थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूं कि ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है। मुझे अभी ये नहीं पता कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पे होना चाहिए कि मेटा पे होना चाहिए कि पैरा पे होना चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। थोड़ी देर के लिए मान के चलो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर मैं बोलता हूं कि पहला अटैक मेरा ऑर्थो अटैक है, पहला अटैक मेरा ऑर्थो अटैक है, मैं कर नहीं रहा हूं अटैक, बस मैं चेक कर रहा हूं होगा तो क्या होगा। तो देखो जब मैं इसको रेजोनेंस कराऊंगा तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है कि जब थोड़ी देर के लिए मान के चलना इसने ऑर्थो पे आके अटैक किया, तुम्हें यहाँ पे कहीं कार्बोकटायन नजर आएगा। अब एक बात देखो बेटा, ये जो कार्बोकटायन है, ये जो कार्बोकटायन है, क्या ये रेजोनेंस की हेल्प से स्टेबलाइज्ड है? दिस इज अ स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन बाय 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 बैक बॉन्डिंग बोलो चाहे बाय रेजोनेंस बोलो, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो याद करो हम ये पढ़ के आए हैं कि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है, तो बनने वाला प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा। अभी मैंने बस एक जजमेंट लिया कि अगर मैं ऑर्थो पे अटैक करके देखूं तो बीच की जो इंटरमीडिएट है उसका क्या हालचाल है। तो हमने देखा कि अब जब ऐसी कंडीशन आएगी तो कार्बोकटायन जो होगा वो यहां पे आ जाएगा। इस पोजीशन को मैं मान लेता हूं मेरी पोजीशन नंबर ए है। इससे ये डिसाइड होता है कि हाँ यार अगर पोजीशन नंबर ए स्टेबल है तो इंटरमीडिएट स्टेबल है, और इंटरमीडिएट स्टेबल है तो बनने वाला प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा। ये पहला कंडीशन क्रिएट किया जब मैंने ऑर्थो पे अटैक कराया। फिर से यही काम करते हैं, जेड स्पीशीज लेते हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग स्पीशीज है और मैं इस बार इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पैरा पे करा रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं पैरा अटैक। बस मैं चेक करना चाहता हूं कि इंटरमीडिएट कहां स्टेबल है। तो आओ करते हैं अटैक। इसका अटैक तुम पैरा पे कराओगे, थोड़ी देर के तुमने मान लो अटैक करा दिया पैरा पे। तो पैरा पे अटैक करने का मतलब ही कुछ ऐसे थोड़ा खोला तुमने, और जैसे तुमने ऐसे खोला कि तो तुम्हें ये ऐसे का वैसे, ये वैसे का मुझसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया और यहाँ पे मान लेना इलेक्ट्रोफाइल आ गया अटैक करके, ये ई लिख देता हूँ यहाँ पे। अब चूंकि रेजोनेंस फिर से चली, और जब रेजोनेंस चली तो आपको पता चल गया कि आप फिर एक ऐसी कंडीशन पे पहुंचे हो जहां पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ है, जेड यहाँ है, और पॉजिटिव चार्ज फिर स्टेबलाइज हो गया। चूंकि ये रेजोनेंस पे जो डोनेटिंग ग्रुप है ये इस इंटरमीडिएट को स्टेबल कर देंगे वाया रेजोनेंस। तो एक बात देखो, क्या ये प्रोडक्ट फिर से मैं ए बोल दूं? मैंने ए क्यों बोला? क्योंकि ये सिचुएशन और ये सिचुएशन लगभग एक जैसी है। यहाँ पे भी जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे डायरेक्टली आ रहा है अटैक करने, और यहाँ पे भी वही लगभग हो रहा है। ये तब हो रहा है जब मैं ऑर्थो पे करा रहा हूँ और पैरा पे करा रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या पता ऑर्थो, पैरा और मेटा, मैं तो तीनों पे अटैक करा के चेक कर रहा हूँ। मैं तीसरी कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ कि ये मेरा भाई मेरे जेड है, ठीक है। ये एजम्पशन लिया कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिया और इस बार मेटा अटैक कराया। तुम्हें क्या पता कि मेटा बनेगा या ऑर्थो बनेगा? मैं एक बार करके तो देखो अटैक। मैंने इसको मेटा पे अटैक कराया, और जब मैंने इसको मेटा पे अटैक कराया तो कंडीशन दोस्त कुछ ऐसी आ जाएगी क्या? यहां से तुम्हें वो आंसर आएगा, और रेजोनेंस फिर से चलेगा। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, बाकी रीजन फिर घूम कर आ जाएगा। तो कोई भी आपको ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल है। अब आप, मैं इसको बी बोल रहा हूं, अब आप मुझे खुद बताना पर्सनली, यार मुझे पर्सनली खुद एक लाइन खींच रहा हूं और मुझे बताना, दो सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो रही हैं। ऑर्थो पैरा वाले में कार्बोकैटायन कुछ यहां बन रहा है, और मेटा वाले में कार्बोकैटायन कुछ यहां बन रहा है। तो मुझे बताओ, ये मैंने इसको ए दिया है, इसको मैंने बी दिया है, तुम बताओ कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? साफ साफ दिख रहा है, हाँ यार ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं आ पाया है बी वाले में। इसका मतलब ए का जो इंटरमीडिएट है वो बी वाले इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल है। या यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमने ये देखा कि जब वो ऑर्थो पे था और जब वो पैरा पे था तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए बनने वाली यील्ड भी क्या बन रही है? ज्यादा स्टेबल बन रही है। और मेटा पे आपकी यील्ड ना के बराबर आ रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा आएगी नहीं, परसेंटेज 100% नहीं होता यार ऑर्थो पैरा का, स्लाइटली सा 1% 2% हो सकता है, स्लाइटली सा, ठीक है। इसलिए आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बुलाते हैं। इसलिए आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बुलाते हैं। बहुत क्लासी बात बताई मैंने, बहुत क्लासी बात बताई है मैंने, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, अब यही चीज अगर मैं एक बार मेटा से ट्राई करके देखूं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा के देखूं, फिर मैं चेक करूं ऑर्थो मेटा पैरा। अब इमेजिन करना, एक सिचुएशन दोबारा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे Z लेते हैं, और इस बार इमेजिन करना कि ये Z है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Z की जगह Z डैश कर दो, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रोफाइल की यील्ड कहाँ स्टेबल होगी, कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल होगा। मैं तीनों पे अटैक करा के परफॉर्म करके चेक कर रहा हूँ। एक बार मैं ऑर्थो पे करूंगा, एक बार मेटा पे करूंगा, एक बार पैरा पे करूंगा। तो पहला अटैक मैं दोस्त ऑर्थो पे करने जा रहा हूँ।
अगर ये बात समझ में आ गई ना तो जहन में चली जाएगी, तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगी, हाँ यार बंदा क्या बोल के चला गया। या देख, ऑर्थो पे अटैक करने का मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ हो कुछ, तुम मुझे बताना ये पॉजिटिव चार्ज जो तुमने बनाया है, इसको मैं बड़ा करके लिखूं, ये जो तुमने पॉजिटिव चार्ज बनाया है और यहाँ तुमने एक Z डैश नाम का सब्सटेंस लिया है और ये Z डैश तुम्हारे लिए अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तुम बताओ क्या तुम्हें ये कार्बोकैटायन की पोजीशन स्टेबल लग रही है? देखो कार्बोकैटायन बोलेगा एक तो मैं कंजड़ गरीब वैसे बर्बाद, और तुम मुझे लगा दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले के साथ, मतलब पूरी तरह ही बर्बाद कर दो। ये बहुत अनस्टेबल कार्बोकैटायन है यार, अनस्टेबल कार्बोकैटायन, यूं कहूं अनस्टेबल आपका इंटरमीडिएट सिचुएशन। अब खुद सोचो यार, अगर अनस्टेबल सिचुएशन आएगी तो क्या तुम कभी सोचोगे भी कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पोजीशन पे कराया जाए जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? यही काम एक बार तुम पैरा के साथ भी करके देखो और एक बार मेटा के साथ करके देखो। थोड़ी देर के लिए मैं इस सिचुएशन को ए बोल देता हूं जैसे मैंने वहां बोली थी, या ए डैश कर देता हूं दोस्त। दूसरी मैं फिर से वही परफॉर्म कर रहा हूं, ये मैंने Z डैश लिया और Z डैश को मैंने ट्रीट किया एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया, और इस बार मैंने इसका पैरा पे अटैक करा के देखा। मैं बस देखना चाह रहा था कि पैरा पे भी क्या वही सिचुएशन आ रही है क्या। तो आओ पैरा पे अटैक करके देखते हैं। जब मैं इसको पैरा पे अटैक कराऊंगा तो नेगेटिव चार्ज तो दोस्तों ऐसे आएगा, ठीक है। ये कुछ सिचुएशन ऐसी चली जाएगी, और कार्बोकैटायन फिर यहां आएगा। अब तुम मुझे बताओ क्या ये सिचुएशन ए डैश जैसी होगी कि नहीं हो गई? ये कार्बोकैटायन फिर से अनस्टेबल कार्बोकैटायन हो गया कि नहीं हो गया? अनस्टेबल कार्बोकैटायन हो गया कि नहीं हो गया? मान लोगे बात को? और चूंकि अनस्टेबल कार्बोकैटायन हो गया इसलिए इंटरमीडिएट भी अनस्टेबल हो गया, और अगर इंटरमीडिएट भी अनस्टेबल हो गया तो इसकी जो यील्ड आएगी वो गंदी नहीं, बहुत गंदी यील्ड आएगी, बहुत पुअर यील्ड आएगी। ये भी कह सकते हो इस ए डैश की जैसा पिक्चर है, इस ए डैश वाली पिक्चर है जो हमने यहाँ बनाई है, लिख दूं उसको ए डैश वाली पिक्चर, ठीक है। ये तब की बात है जब Z डैश को मैंने लिया है और मैंने उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंसिडर किया है, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एक बार ऑर्थो पे करा के देखा और एक बार पैरा पे करा के देखा। आओ अगर यही सिचुएशन मेटा पे क्रिएट करके देखें तो, मतलब जो मैं बात बता रहा हूं ना वो बहुत अलग लेवल की बात है। ये ऑर्थो पे अटैक, सॉरी मेटा पे अटैक ना, हार्टली सॉरी दोस्त, ये यहां लिख देता हूं, मेटा अटैक परफॉर्म कराने जा रहा हूं, ठीक है। और जब मैं मेटा पे अटैक कराऊंगा तो ट्राई करके देखते हैं। मेटा पे अटैक करने का मतलब, मेटा पे अटैक करने का मतलब सिचुएशन तुम्हारे सामने कुछ ऐसी आ जाएगी, ये तुम्हारा Z डैश, ये तुम्हारा रेजोनेंस चलेगा दोस्त, और जब ये रेजोनेंस चलेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। अब कहीं ना कहीं ये जो कार्बोकैटायन है वो पीछे वाले ए डैश कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है, एटलीस्ट इस पोजीशन पे तो नहीं आया यार। हाँ इसको यहाँ से कम रेजोनेंस तो मिल रहा है, देखो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, तो थोड़ा सा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। और इस स्टेबल कार्बोकैटायन के बनने की वजह से मैं कहूंगा कि यार इसका इंटरमीडिएट भी स्टेबल बन रहा होगा, और
और इसको मैं बी डैश बुला लेता हूं। अब परफॉर्मेंस दिखाना, दिमाग लगाना कि तुम्हारे सामने दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन दोस्त कुछ ऐसी है, ये Z डैश यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और एक सिचुएशन दोस्त तुम्हारे सामने कुछ ऐसी है Z डैश और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इधर। याद रखना कि ये जो Z डैश है ये मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मुझे बताओ, इसको मैंने A डैश पीछे लिया था, इसको मैंने B डैश लिया, अब मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन? आंसर इज कहीं ना कहीं सर ये तो वैसे ही बर्बाद था और ये इसको और बर्बाद कर रहा है। तो आंसर इज B डैश इज मोर स्टेबल देन द A डैश। द होल कंक्लूजन, इतनी सारे बवालों का कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उस पे इलेक्ट्रोफाइल उनके ऑर्थो और पैरा पे अटैक चाहता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं उस पे इलेक्ट्रोफाइल उनके मेटा पे चाहता है। वो ऐसा इसलिए चाह रहा है कि ओवरऑल कार्बोकैटायन की इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बनी रहे और इससे यील्ड का जो परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात हम सीख पाए। हम दो रीजन से सीख पाए। पहला रीजन हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सीखा, जब मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट कराया, रेजोनेंस कराया, फिर मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया। और तीसरा जस्ट मैंने चेकअप किया दूसरी कंडीशन में कि भैया चलो एक बार तीनों पे करा के चेक कर लेते हैं क्या जाता है, वही से आंसर निकल गया नहीं दोस्त ऐसा हो रहा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं किस लेवल पे इसका परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है ना, क्लियर कट है दोस्त। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और ये डिसाइड करने वाले हैं हम लोग कि अब रिजल्टेंट ऑर्थो पे ज्यादा स्टेबल या पैरा पे ज्यादा स्टेबल या मेटा पे ज्यादा स्टेबल, और कब, क्यों, कैसे, किस कारण से, कितने परसेंटेज के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। हेडिंग डालना है आपने परसेंटेज यील्ड या ऑर्थो एंड पैरा परसेंटेज यील्ड। अच्छा एक चीज और बता दूं यार, एक चीज और बता दूं, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड दोस्त, इसको बता दूं। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज है और मजे की बात चीज है। एक ग्रुप लोग कुछ होते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक गजब बात बोल रहे हैं, मतलब ऑर्थो पैरा भी है और डीएक्टिवेटिंग भी है। ऑर्थो पैरा भी है और डीएक्टिवेटिंग भी। कौन कौन से ग्रुप हैं यार? तो ये अपने वही फिर कल बाहर आई हेलोजेंस फैमिली, इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अलग होता है। आओ देखते हैं अलग कैसे होता है, क्या चाहता है इसका परफॉर्मेंस हमसे, है ना। तो मैं दोनों केस ले लेता हूं, पहला मैं ले लेता हूं अपना यहाँ पे बेंजीन पे F। ठीक है, और मुझे ये सब नहीं पता कि इसका अटैक ऑर्थो पे होगा, पैरा पे होगा, मेटा पे होगा, हम करा के देखेंगे और हम तो यील्ड परसेंटेज देखेंगे ना बाद में यार। ये बात तो कथाकथित सही होगी कि जब मैं इसका रेजोनेंस परफॉर्म करूंगा तो कुछ ऐसे परफॉर्मेंस होगी। स्लाइटली सा कहीं ना कहीं आपको ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नजर आ रहा होगा। तो अगर मैं इस पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की सोचता भी हूं तो पहले रीजन के अकॉर्डिंग तो मैं ऑर्थो पे करूंगा या पैरा पे करूंगा। अभी मैं ये नहीं देख रहा कि मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, भाड़ में जाए यार। अभी तो बस ये बताओ कि अटैक ऑर्थो पे होगा और पैरा में से दोनों में से एक पे होने वाला है ना। एक चांसेस कंडीशन ये बोलती है, दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि ट्राई करके चेक करने में क्या जाता है सर, करके देख लो एक बार इस इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो अटैक करके देखो, और सर एक बार आप पैरा अटैक करके देखो। तो चलो भैया मान के चलते हैं
इनकी बात ही मान लेते हैं, पहले हम ऑर्थो ही अटैक करा देते हैं। जब मैं इसका ऑर्थो अटैक कराऊंगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी दोस्त, हाई पॉजिटिव चार्ज। मैं थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं यार। हाई, ये ऐसा, मतलब तुम थोड़ा सोचो, अगर कैसा लग रहा है तुम्हें, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मन में कुछ अजब गजब सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है मैं बड़ू बड़ू करके बना देता हूँ, ये टिंग 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 टिंग, ये फ्लोरीन, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये यार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है, स्लाइटली सा स्टेबल है क्या, पूछ रहा हूँ ऐसे ही। देखो दो कारण है, फ्लोरीन बोलेगा मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, हमने कहा हो तो कहा भैया मेरे माइनस आई इफेक्ट भी लगाऊंगा और बर्बाद करूंगा, तो हमने कहा ले ले ले, तेरे पास लोन पेयर भी तो है, डोनेट भी तो करेगा। कह रहा है कि मेरे डोनेट करने का टेंडेंसी और मेरे विड्रॉ करने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट मतलब प्लस आर की और माइनस आई की टेंडेंसी ऑलमोस्ट सेम होगी। डोनेट भी करोगे विड्रॉ भी करोगे, तो कह रहा है हाँ डोनेटिंग करूंगा बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस एंड विड्रॉ करूंगा बाय द हेल्प ऑफ माइनस आई इफेक्ट। हमने कहा नेट बताओ क्या करना चाहते हो, कह रहा देखो एट द एंड तो डोनेटिंग होना ही होना है, एट द एंड तो डोनेटिंग होना ही होना है। हमने कहा क्यों फिर विड्रॉइंग से विड्रॉ क्यों नहीं करोगे, कह रहा देखो विड्रॉ हम इंडक्टिव से कर रहे हैं और डोनेट हम रेजोनेंस से कर रहे हैं। हमने कहा डोनेटिंग भी तो अच्छा कर रहे हो, कह रहा देख भाई मैं 2p ऑर्बिटल में हूं और 2p ऑर्बिटल में जाके डोनेट कर रहा हूं, मजा आ जाएगी, सेम ऑर्बिटल में डोनेटिंग, तगड़ी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, तगड़ी स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस परफॉर्म करवाएगी। तो इसलिए इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो बुलाते हैं, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग क्यों, क्योंकि एट द एंड यार कहीं ना कहीं ये खींच खांच के बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमी कर देती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन थोड़ा सा रिंग को डीएक्टिवेट करती है, क्योंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन तक खींचती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बात स्पेशल फ्लोरीन के लिए कर रहा हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं, फ्लोरीन में मैं ये परफॉर्म देख पा रहा हूं कि इसके ऑर्थो पोजीशन पे फलाना ऐसा हो रहा है। हाँ अगर मैं इसी का पैरा पोजीशन बनाऊं, इसी का पैरा अटैक करके चेक करूं एक बार, मैंने कहा कि आओ बेटा इलेक्ट्रोफाइल चल तुझे काम पैरा पे अटैक करने का है, चल तू मेरे साथ पैरा अटैक कर, हमने कहा चल भैया। परफॉर्मेंस यहाँ पे भी कुछ ऐसी होगी, सॉरी परफॉर्मेंस यहाँ पे कुछ ऐसी होगी, ये ऐसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये बेटा रेजोनेंस तो करके जाओगे कहाँ, रेजोनेंस तो करना ही पड़ेगा, सिचुएशन तो फिर वहां पे ये वाली आ जाएगी, सिचुएशन तो तुम्हारे फिर वहां पे ये वाली आ जाएगी, है ना, तो फंसोगे तो हो ही। मतलब फिर भी कहो ना कहो कार्बोकैटायन स्टेबल भी है, ऐसी बात नहीं है, कार्बोकैटायन स्टेबल भी है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, यहाँ लिख देता हूँ यार, थोड़ा भी शक्ल आएगी नहीं तो, माइनस आई से विड्रॉ कर रहा है, लेकिन ठीक है सिचुएशन तो क्रिएट हो रही है ना, स्टेबिलिटी तो मिल रही है ना। मैं इसका मेटा पे तो एटलीस्ट अटैक नहीं चाहूंगा, क्योंकि पीछे हमसे देख के आ रहा है मेटा पे कार्बोकैटायन इतना स्टेबल नहीं है जितना यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे है, ठीक है, नो डाउट मेरी बात 100% क्लियर कट है, 100% मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या परफॉर्मेंस देना चाह रहा हूँ उसको लेके, ये बात 2p ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये डोनेट भी कर रहे हैं और विड्रॉ भी कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्थो पे हो चाहे वो पैरा पे हो। बाद में हम ये जरूर देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल का यील्ड ज्यादा कहाँ आएगा और किस सिचुएशन में कैसे आएगा। वैसे इशारों में तुम्हारे लिए समझदार के लिए काफी इशारा है, फ्लोरीन जो है वो तगड़ा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा और इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट होता है दोस्त, बस आगे चल के इसका यही सेम फायदा उठाएंगे और इसको यील्ड में कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ किसका मेजर माइनर बनेगा, बस मैं अभी तो ये देख रहा हूँ कि अटैक कहाँ होना है, प्रोडक्ट तो बात की बात है। यही चीज अगर तुम क्लोरोबेंजीन के साथ करोगे,
यही चीज तुम क्लोरोबेंजीन के साथ करोगे तो पता है यहाँ थोड़ा सा बवाल हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर रहा हूं और मैं इसका ऑर्थो अटैक कर रहा हूं। बवाल कुछ ऐसे होगा दोस्त, सीएल पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी आपको पलटी नजर आएगी। असल में यहाँ पे भी दो काम लग रहे होंगे, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी दो काम, मैं इसको कंपेयर करवाता हूँ और कंपेयर करवाता हूँ। ये है फ्लोरीन के साथ सिचुएशन और ये है दोस्त क्लोरीन के साथ सिचुएशन। ठीक है, ये हमारी फ्लोरीन के साथ और ये हमारी क्लोरीन के साथ सिचुएशन है। ठीक है, एक फ्लोरीन के साथ है, एक क्लोरीन के साथ है। यहां पे जो रेजोनेंस चल रहा है वो 2p रेजोनेंस चल रहा है, लेकिन यहां पे जो रेजोनेंस चल रहा है दोस्त ये 3p चल रहा है। तो मुझे पर्सनली बताना कि रेजोनेंस के इफेक्ट में, रेजोनेंस के टर्म्स में ज्यादा अच्छा कौन सा? तो जवाब होगा सर 2p का रेजोनेंस 2p 3p या 3p 2p से ज्यादा अच्छा है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट तगड़ा भी होगा, क्लोरीन अच्छा माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन बहुत अच्छा दिखाता है, नो डाउट। लेकिन थोड़ा सा इन केस ऑफ फ्लोरो यहाँ पे जो रेजोनेंस इफेक्ट है और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं ऑलमोस्ट पे। लेकिन अगर तुम यहाँ देखोगे ना तो क्लोरोबेंजीन के केस में जो माइनस आई इफेक्ट है उसके प्लस आर पे डोमिनेट करता है। दिस इज द ओनली एंड ओनली केस इन द केमिस्ट्री जहां पे आपको माइनस आई इफेक्ट का डोमिनेटिंग फैक्टर प्लस आर से नजर आएगा। रीजन बिहाइंड की प्लस आर हो तो रहा है लेकिन वो डिफरेंट ऑर्बिटल में हो रहा है, वो 3p 2p में हो रहा है और इंडक्टिव विद इन द बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एक लाइन लिखी हुई है कि क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, yet it gives a result in ortho and para. है, क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, yet it gives a result in ortho and para. मैं कहता ये सही है, क्लोरीन को तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो असल में वो ये बोलना चाह रहा है कि क्लोरीन जो है बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेती है, कम कर देती है, इसलिए उसको हमने नाम दिया विड्रॉइंग। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इसके रेजोनेंस इफेक्ट पे डोमिनेट कर जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इसके रेजोनेंस इफेक्ट पे डोमिनेट करता है, इसलिए ये परफॉर्मेंस में ये डाटा दिया जाता है। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हो? इसलिए परफॉर्मेंस में हम ये डाटा देते हैं कि ऐसा नहीं, फलाना ऐसा होता है। क्लियर कट है, मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, ब्रोमीन पे जाओगे तो फिर 4p से 2p आएगा, तो उसका इंडक्टिव भी कम है और रेजोनेंस भी कम है। आयोडीन में जाओगे तो 5p से 2p आएगा, रेजोनेंस मतलब ना के बराबर है यार, 5p 2p का कोई रेजोनेंस होगा? इंडक्टिव भी बहुत स्लाइटली सा होगा। तो जो मेन जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो फ्लोरीन और क्लोरीन में करते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हैलोजेंस फैमिली होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ साथ डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट भी दिखाती हैं। डीएक्टिवेटिंग की हिंदी यहाँ पे वो बताना ये चाह रहे हैं कि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं स्लाइटली से कम हो जाती है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू इसके, जैसे हमने प्योर बेंजीन पे NH2 लिया था, तो ठीक है, नाइट्रोजन विड्रॉ भी करेगा तो डोनेट भी तगड़ा करेगा, उतना विड्रॉ नहीं करेगा लेकिन डोनेट ज्यादा करेगा। इसलिए मैंने एनलीन को ये नहीं बोला कि एनलीन इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और उसके बाद भी उसका माइनस इफेक्ट बहुत तगड़ा है, ऐसा नहीं बोला, मैंने प्योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोला। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको इस वाले केसेस में, फ्लोरीन और क्लोरीन हैलोजन वाले केसेस में हम लोग डीएक्टिवेटिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि यहाँ पे इनका जो माइनस आई इफेक्ट तगड़ा है वो असर दिखा रहा है। मतलब यूं कहूं कि मैंने बेंजीन को 10 टॉफी दी और बेंजीन से मैंने वापस 8 टॉफी खींच ली, तो बेंजीन को मिली नेट 2 टॉफियां।
इन केस ऑफ हेलोजेंस फैमिली। लेकिन अगर तुम NH2 लेते हो, इथर लेते हो, तो बेंजीन को तुमने 10 टॉफी दी और बेंजीन ने तुम्हें मात्र लौटाई होगी 2 या 3 टॉफियां, तो नेट डेंसिटी बेंजीन के पास है और यहाँ पे वो डेंसिटी पास उतनी नहीं है। इसलिए क्या कहा जाता है, बुक्स मोटे मोटे अक्षरों में लाइन में लिखती हैं कि हेलोजेंस जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो होते हैं, लेकिन फिर भी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं या उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। तो जो कम करने का कारण है वो है आपका इसका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है दोस्त, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आज हम यहाँ तक डिस्कस कर पाए हैं आपके साथ कि कब मेरा ऑर्थो फील्ड आती है, कब मेरी पैरा फील्ड आती है, कब मेरी मेटा फील्ड आती है। अभी मैंने ये कहीं नहीं बोला है, अभी तक बोला भी नहीं है कि कौन सा मेजर होगा, क्योंकि जो आप रट के आते हो मैं आपके दिमाग की बत्ती जलाऊंगा, आपके परफॉर्मेंस में ग्रोथ होगा। आप जो सोच रहे हो कि हाँ पैरा हमेशा मेजर होता है, ये आपका बहुत बड़ा मिथ है। मैं इस मिथ को दूर करना चाहूंगा, आने वाले वीडियोस में मैं यही करने जा रहा हूँ। बट प्लीज शिद्दत से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। हम ये भी देखेंगे कि अगर 2-2 ग्रुप लग जाए तो असर क्या होगा, 3-3 लगा दें तो किसका असर पड़ेगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे मेजर कब बनता है, माइनर कब बनता है, कितना मेजर कितना माइनर, कितना काइनेटिकली कंट्रोल्ड कितना थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, ये सारी बातें हम लोग परफॉर्मेंस में जज करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं दोस्त। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं फिर अगले नेक्स्ट दिन पे कराऊंगा। अभी फिर मैं वहां तक नहीं पहुंचा, मैं सोचता हूँ कि ये भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा। ठीक है, बट अभी तक वहां हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन पे फिर पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू वेरी मच यार, थैंक्स वेरी मच। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और थैंक यू बहुत पेशेंसली मेरी बातों को सुनने के लिए। एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना और नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। और इन सभी से सबसे इम्पोर्टेंट कि इस कोड को मत भूलना यार, यही कोड तुम्हें इंस्टेंट 10% डिस्काउंट दिलाएगा। ठीक है, और फटाफट से करंट प्राइस में जो हमारा प्लान है, हमारा जो प्लस कोर्स है, आप उसको ले लो, अदरवाइज प्राइस हाइक हो जाएगा तो ही आपका लॉस है। 10 सितंबर से पहले मेरे कोड को यूज करके इसको ले लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।